हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आपके गणित का टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से आपको कुल 20 प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, संख्या 323 में क्या है? ठीक है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, 4 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड या 3 अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए आपको बेसिक ये समझना पड़ेगा कि 323 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहचानेंगे तो इसका मतलब होगा 17 गुणे 19। 17 और 19 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो 323 ही मिलेगा। इसका मतलब 323 के केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब पता है ना, कि जिनके केवल और केवल एक और वो संख्या खुद से ही कट सकती है, बस। ठीक है, तो पहले का सही आंसर होगा सी, 2 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? हमेशा से ध्यान रखना, इसमें जो 1001 होगा उसके कई सारे फैक्टर होंगे, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो खुद संख्या और एक, वो होती हैं अभाज्य गुणनखंड संख्याएं। तो 1001 को अगर हम लोग लेकर चलें तो इसके फैक्टर होते हैं, एक तो खुद ही 7 से कट सकता है, 11 से कट सकता है, 13 से कट सकता है, 77 से कट सकता है, 91 से और 143 से। ठीक है, तो इसके तो बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? इसमें वर्ग, अच्छा इसकी एक सबसे शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बता दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में सारा खेल और टाइम का ही है, तो टाइम आपको बचाना है, ना कि टाइम वेस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लास्ट में 25 दे रखा हो, लास्ट में क्या दे रखा हो 25, ठीक है, तो 25 को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे और उसके आगे जो भी संख्या होगी उसकी क्या हम लोग देखेंगे 2 फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जैसे 56, तो इस 56 को ऐसे करना है कि एक संख्या छोटी हो एक संख्या बड़ी हो। जैसे 7 इंटू 8, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये संख्या वर्ग संख्या हो सकती है। अभी दूसरे में आएगा 7 2 और 2 5। 2 5 को हम ऐसे ही रख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर है, और 72, 9 अठे 72, ये भी हो सकता है। तीसरे को देखो 36, अगर 36 और 25 को की बात करें तो 25 तो है ही, लेकिन 36 6 इंटू 6 होता है। ठीक है, इसका मतलब एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या होनी चाहिए थी, तो हमारी संख्या यही हो सकती है। लेकिन हम चौथी संख्या को भी एक बार देख लेते हैं, 90 और 25। 90 में देखो 9 10 90, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, और 25 तो है ही अपने में, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी, 36 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, हमेशा से इसमें ध्यान रखना कि अगर 25 लास्ट में हो और उसके पहले की संख्याओं के गुणनखंड क्या छोटी बड़ी संख्याएं हैं लगातार, अगर ऐसा होगा तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जिसके 3 गुणनखंड हो। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं, 133 को लेकर चलते हैं। 133 का एक खुद हो गया और एक 133 हो गया, और देखिए किससे कटता है। देखो 133 सत्ते, सॉरी 7 इकन्ने 7, और कितना बचा? 7 9 63, 7 से भी कट सकता है। ठीक है, और किससे कट सकता है? 19 से भी कट सकता है। 19 सत्ते 133 और 7 9 ये 7 गुणे 19 बराबर 133, मतलब इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मतलब ये तो नहीं होगा। 433 की बात करें हम लोग, 433 में आप किसी से भी काटोगे ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, मान लेते हैं। लेकिन अभी हम तीसरे के बारे में बात करेंगे, 533। अब 533 क्या आता है भाई? 533 को एक तो हो गया एक, दूसरा हो गया 533 खुद, और तीसरा क्या हो गया? ये 13 से कट सकता है। 13 चौका 52,
और 13 एकन्ने 13, मतलब 1 भी हो गया, 533 भी हो गया, 13 भी हो गया और 41 भी हो गया। मतलब जाहिर सी बात है कि ये भी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। ये भाज्य संख्या है। 833 की बात करते हैं। 833 में 1 हो गया, 833 खुद हो गया, ठीक है। अच्छा, 7 से भाग करते हैं। 7 एकन्ने 7, 13 हो गया। 7 एकन्ने 7 और 7 नवा 63, मतलब 7 से भी कट सकता है, 119 से भी कट सकते हैं, मतलब ये भी संख्या कंपोजिट नंबर नहीं होगी, ठीक है। मतलब सही आंसर क्या आएगा? बी, 433। ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? हमेशा से ध्यान रखना कि किसी भी अंक अगर लास्ट में आ रहा है 0, 1, 4, 5, 6 या 9, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, लिख देते हैं फिर से, इकाई अंक 0, 1, 4, 5 थे या 9 हो तो संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। समझ में आया? तो पूछा क्या, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? देखो इनमें से 3 ही नहीं आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। देखो 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। देखो 6, 4, 1, तो ये पहली संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मतलब कम से कम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? 64 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 8 अठाई 64, और 8 8 को हम अगर ऐड कर दें तो 16 हो जाएगा, तो यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम संभव योग क्या हो सकता है? 16, 8 + 8, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब छोटे बच्चों, हमेशा से ध्यान रखना कि आपको 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 200 तक और 200 से लेकर 300 तक, इतना तो कम से कम आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। वहाँ पर आपको टाइम ही मैनेज करना है। देखते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100 होती है, लेकिन ये तो अभाज्य है नहीं क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। फिर इसके बाद में क्या होगा? नेक्स्ट होगा 101। ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 1 और स्वयं से कटेगी, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 113 भी है, इसके बाद में क्या पड़ता है? 113 जो ये है, 113 तो है, लेकिन 113 से छोटा तो यही है ना, तो आंसर हो जाएगा बी, 101। नेक्स्ट है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच में अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 9 9 9, 5 बार 9 लिख दो। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। अंतर लिख दो भाई, माइनस कर दो, ठीक है। कितना होगा? 9 9 9, 9 में से 1 गया 8 और 9, 98,999, यही होगा शायद, 98,999, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संख्याओं के कितने युग्म हैं यदि इनके वर्गों का अंतर 45 है? वर्गों का अंतर मतलब मान कर चलो, अगर एक a स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा b स्क्वायर हो जाएगा तो इसका अंतर 45 होना चाहिए, राइट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? चूंकि a और b प्राकृतिक संख्याएं हैं और a माइनस बी और a प्लस बी भी पूर्णांक होंगे, साथ ही a प्लस बी ग्रेटर देन 0 होगा और a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो 45 के कितने भी धनात्मक गुणांक कितने हो जाएंगे? धनात्मक युग्म कितने हो जाएंगे? 1 और 45, ठीक है। 3 और 15, 15 3 45 और 5 9 45, मतलब 5 और 9, ठीक है। तो इनके बेस पर अगर हम लोग ये बोला जाए कि अगर a माइनस बी बराबर a है और a प्लस बी बराबर अगर b है, तो यहाँ से केवल 3 ही युग्म निकल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या निकल सकते हैं?
एक 23 और 22 निकल सकते, 23 और 22 45 होता है, ठीक है। दूसरा 9 और 6 हो सकता है, 7 और 2 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी 3, ठीक है। ये बेटा देखो, 256 के वर्गमूल, 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। और 6 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ठीक है। और फिर परिणाम के वर्गमूल का ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 16 चौका कितना हो जाएगा? 64। और 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, तो बहुत सिंपल है। 256 का वर्ग कितना होता है? 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ठीक है। इन दोनों को अगर गुणा करोगे तो 16 चौका, और 64 का वर्ग क्या होता है? 8। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है, चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में ली गई हैं। पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 385 है, अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो पहली संख्या कौन सी है? मान लो चार संख्याएं हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इनमें तीन का गुणनफल क्या है? मतलब ए गुणे बी गुणे सी, इनका गुणनफल क्या है? 385, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? पहले तीन सौ और अंतिम तीन सौ का मतलब बी सी डी, बी गुणे सी गुणे डी, इनका है 1001। 385 की फैक्टर क्या होंगे? कोई हमको बताए। 385 का फैक्टर क्या होगा? 5 गुणे 7 गुणे 11, ओके। 1001 का फैक्टर क्या होगा? 7 गुणे 11 गुणे 13, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में जो होगा वो कॉमन क्या है? 5 ही तो है ना। पहली संख्या क्या है? 5। बाकी ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, दूसरी तीसरी चौथी। पहली संख्या हो गई 5, दूसरी संख्या हो गई 7, तीसरी संख्या हो गई 11, चौथी संख्या हो गई 13। यही तो हुआ भाई। तो पहली पूछा है तो 5 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, तीन क्रमागत संख्या सम संख्याओं का गुणनफल 4032 है। तो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? एक्स, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4। ये तो आपको पता ही होगा। क्रमागत सम संख्या एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 कैसे? जैसे मान लो पहली सम संख्या 2 हो गई, तो दूसरी क्या होगी? 4, तीसरी क्या होगी? 6। तो पहली को अगर हम x मान ले तो दूसरी को क्या मानेंगे? x प्लस 2। फिर तीसरी को क्या मानेंगे? x प्लस 4। इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो इनका गुणनफल है 4032, ठीक है। और फिर दूसरे घर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 252 है। मतलब पहली x गुणे और तीसरी x प्लस 4, इसका जो गुणनफल है वो है 252, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का x, ये 252 एक्स गुणे एक्स प्लस 4 की वैल्यू रख दो इसमें, तो ये है ना। तो क्या बचेगा? 252 और x प्लस 2 इक्वल टू 4032। अभी इधर जाकर भाग हो जाएगा तो x प्लस 2 ही बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4032 भागे 252, इसको काटोगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ, x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी 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 सॉरी, x प्लस 2 की वैल्यू तो 16 हो जाएगी। तो बीच वाली संख्या है, मतलब x प्लस 2, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 16। तो कह रहा है तो बीच वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मतलब 16 का वर्गमूल, तो 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक 5 अंकों की संख्या 24 7 x 8 44 से विभाजित है। क्या? 24 7 x 8 किससे विभाजित है? 44 से। तो 44 के हम लोग पहले गुणन करें, 4 गुणे 11, 11 चौक 44, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग।
जैसे 11 से विभाज्यता के नियम पता है क्या है? एक को छोड़ते हुए सबको ऐड कर लो और उनका मान या तो 11 दोनों तरफ बराबर कर लो और या तो 0 आ जाए। ठीक है, या तो दोनों संख्याएं जो लेफ्ट एच एल एच एस होंगी और आर एच एस होंगी वो दोनों इक्वल आ जाएं, या तो एक में से घटाओ तो 0 आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 2+7+8 माइनस घटाएंगे 4+x। देखो 7 और 2 9, 9 8 17, 17 में से अगर 4+x घटाएंगे, ऐसा हम लोग क्या घटा दें कि यहाँ पर 11 आ जाए। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दे तो 11 आ जाए। देखो अगर 2 यहाँ पर रख दें तो 4 और 2 6, और 17 में से अगर 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11। अच्छा, ये तो 11 से तो हो गया। अब 4 से हम लोग कैसे करते हैं, 4 से विभाज्यता के नियम होते हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो अगर 2 आया है ना, तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो लास्ट क्या हो जाएगा, 8। तो देखो 28, 4 से 28, मतलब ये जो 2 है वो प्रूफ करता है दोनों समीकरणों को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने योग्य है। तो 24 को हम लोग तोड़ते हैं, 6 चौक 24। तो जो संख्या 6 से भी कट जाएगी और जो संख्या 4 से भी कट जाएगी वही संख्या पूरी से 24 से कट जाएगी। अब 6 को भी हम तोड़ते हैं तो 2 और 3, इसका मतलब जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से कटेगी, और जो संख्या 6 से कटे और 4 से कटे वो संख्या 24 से कटेगी। ठीक है, तो पहले 2 से काट लेते हैं। देखो 2 के 0 2 4 6 8 को लास्ट में वो कटेगा 2 से, ये तो सबको पता ही है। अच्छा, यहाँ पर 3 से करते हैं। 3 से दी गई सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो पहले 3 से हम विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। ठीक है, देखो 4 4 8, 4 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, ये 20 आ गए, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 6 18 और 6 24, और 24 5 29, 29 को अगर हम करेंगे 9 तो 11 होता है, ये भी 3 से नहीं कटेगा। देखो 9 कट गया, 4 और 3 7, और 7 7 14, और 14 और 6 20, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये 3 से पूरा कट जाएगा। जैसे देखो 7 और 2 9, और 5 5 10, और 10 8 18, और 18 को भी अगर हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 3 से कट रहा है, 28 भी लास्ट में है वो 2 से कट रहा है, 4 7 28, मतलब ये जो है 5 7 5 2 8, ये संख्या हर एक तरीके से पूर्ण है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 24 से। चलो करते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 132 से पूरी तरह विभाजित है। 132 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है क्योंकि 3 और 1 4 2 6, 4 हो सकता है, और 11 हो सकता है। मतलब कि इनमें से सभी संख्याओं को हम 1 बाई 1 चेक करेंगे, जो 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 11 से कट जाए तो वो 132 से कट जाएगा। देखो पहले 3 से काटो, 9 और 7 दोनों, ये 3 से कट जाएगा। 6 3 9 और 6 3 9, ये भी 3 से कट जाएगा। 6 2 8, 8 4 12, ये भी 3 से, मतलब तीनों संख्या 3 से कट जाएंगी। 4 से अंतिम 2 अंक देख लो, 92 भी 4 से कटता है, 36 भी 4 से कटता है, 64 भी 4 से कटता है। 11 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं कि एक संख्या को छोड़कर अगर दोनों को ऐड किया जाए, देखो 7 2 9, और 9 में से अगर 9 निकालोगे तो 0 बचेगा, ये भी कट जाएगा। 6 3 9, 6 3 9, ये भी 0 बचेगा, ये भी कट जाएगा। 4 2 6 और 6, ये भी 0 बच जाएगा, मतलब ये तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्पों में से सभी, मतलब सभी संख्याएं 132 से कट रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 23 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 1056 को हम लोग पहले 23 से भाग कर लेते हैं। 23 ये 4 से जाएगा और ये 5 से, मतलब 45। ठीक है, तो 1056 में से अगर हम 23 गुणे 45 करें, ठीक है, तो क्या नतीजा निकलेगा, 1056 माइनस 23 गुणे 45 कितना होता है, 1035, 35 15। ठीक है,
तो इसका निकलेगा 21, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया तो 21। ठीक है, तो पूरी तरह विभाज्य होने के लिए जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या भाजक और शेषफल का अंतर ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 23 माइनस 21 बराबर 2। वो 2 ऐसी छोटी संख्या है जिसको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो 23 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आंसर आएगा आपका 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ऊपर जो कुछ भी लिखा है छोड़ दो, पहले पढ़ लेते हैं। छोड़ना है छोड़ दो। संख्याओं 505 प्लस 34p को जोड़ने पर योगफल 8q9 प्राप्त होता है। यदि योग 3 से विभाज्य है तो p के लिए न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। वही मैंने कहा ना, जैसे बस यही, यदि योग 3 से विभाज्य तो हमको इससे मतलब है 8q9 ये विभाजित 3 से, और 3 के विभाजता के नियम ही होते हैं दी गई सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इन सबको देखो, 9 8 17, 17 प्लस क्यों, ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूरा विभाज्य होता है। तो 17 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, जो 18 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो आंसर आएगा 1, 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 381A 9 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 9 से विभाज्यता के नियम ये होते हैं कि दी गई सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखो 8 और 1 9, 3 बचा। 3 में ऐसी हम लोग सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दें जो 9 बन जाए। तो 3 में ए की वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो ये संख्या 9 बन जाएगी और 9 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो सही आंसर होगा डी, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य करने के लिए सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। तो पहले देखते हैं, 9 तो सीधे सीधे कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 7, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 7 14, और 14 4 और 1 5, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 6 और 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 2 और 1 3, यही संख्या 1 बची, ये 3 से विभाज्य है। अच्छा नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, और 8 4 12 8 5 13, तो 3 1 4, ये भी संख्या विभाज्य नहीं है। मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, 5 4 1 3 2 6। ओके, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n 5 9 2 1 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान क्या होगा। तो बस वही सम और विषम के अंकों का योग कर लेते हैं, और उसके बाद में अगर 0 आ जाए, उन दोनों से घटाने पर 0 आ जाए, या उन दोनों का इक्वल करने पर अगर 11 आ जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो n प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 2। ओके, ये 5 और 2, 9 1 10 प्लस n हो जाएगा, और इधर होगा 7। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो n बराबर होगा, क्या होगा, n सॉरी 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 सॉरी, ये होगा n प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू 11 होना चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, तो n प्लस 3 इक्वल टू 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 ही अल्टीमेट आना है, पहली सी संख्या दूसरी संख्या से घटाने पर 11 या 0 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि 11 हो जाए। तो यहाँ पर 3 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 8। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।